घोषणा करता हूं। आप लोगों की जानकारी में है कि बायोलॉजी के पाठ्यक्रम के दृष्टि से 13 अध्याय आपके शेष रह चुके हैं। एक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, जिसको आज पूरा किया जाएगा, और दूसरा प्लांट और एनिमल डिजीज, या यूं कहिए कि सबसे पहले तो एनिमल डिजीज के विषय में ही आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और एक इम्पॉर्टेंट अध्याय के रूप में। हालांकि जो आप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय नहीं है, लेकिन पाठ्यक्रम के दृष्टि से उन सभी बिंदुओं पे आपकी समझ होनी चाहिए। आपकी जानकारी में यह भी है कि हम लोग क्लासिफिकेशन जीव जंतु प्लांट जिसका भी किए हैं, उसके अध्ययन को क्या कहे हैं? टैक्सोनॉमी कहे हैं। और टैक्सोनॉमी के जनक कार्ल लिनियस को माना जाता है। ये सारी बातें आपको पूर्व के दिनों में मेरे द्वारा बताया गया था। कूपलैंड, हेकेल्स और डिफरेंट जो हमारे बायो साइंटिस्ट थे, और जिन्होंने विविध आधारों पे जो क्लासिफिकेशन किया, उसके विषय में हमने सारी बातें आपको बताई थी। अब हम लोग इतने बड़े जीव जगत का, जैव जगत का क्लासिफिकेशन हमें करना है। दो आधार पे हम क्लासिफिकेशन सामान्यतः करते हैं, एक इनवर्टेब्रेट और दूसरा वर्टेब्रेट। मतलब अपने वर्टेब्रल कॉलम के आधार पे हम लोग क्या है? वर्टेब्रेट। हम लोग के पास मेरू रज्जु है, वर्टेब्रेट कॉलम है। और दूसरा है इनवर्टेब्रेट, जिसके पास मेरू रज्जु या वर्टेब्रेट कॉलम नहीं है, जैसे प्रोटोजुआ है, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, इकाइनोडर्मेटा है, प्लेटीहेलमिन्थेस है, आर्थ्रोपोडा है। ये सब जितने हैं वो आप सभी क्या है? वो सभी इन्वर्टेब्रेट। लेकिन जो सबसे सरलीकृत होता है क्लासिफिकेशन, वो होता है एक कोषीय और बहुकोषीय। पूरे जैव जगत को आप दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक भाग तो ये है इन्वर्टेब्रेट, जिसमें आप प्रोटोजुआ से लेकर प्रोटोजुआ टू इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। और दूसरा है वर्टेब्रेट। तो मुख्य रूप से मेमेलिया का अध्ययन करते हैं हम लोग। और दूसरा भाग होता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है प्रोटोजुआ, और रेस्ट जितना है पोरीफेरा टू पोरी पोरीफेरा टू जितना वर्टेब्रेट मेमेलिया तक, वो सब क्या है? सब मल्टी सेलर। हम लोग क्या है? बहुकोषीय हैं। ठीक है कि नहीं? तो हमें आज की कक्षा में इसी आधार पे अध्ययन करना है। विशेषकर जो हमारे प्रोटोजोन्स हैं, जो पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, इकाइनोडर्मेटा है, प्लेटीहेलमिन्थेस है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा है, मुलस्का है। तो ये सब जो आपका इन्वर्टेब्रेट या यूनिसेलर और मल्टीसेलर आपके जीव हैं, उसका फीचर थोड़ा पढ़ना है। और फीचर वो फीचर को पढ़ना है जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। ठीक है कि नहीं? तो हमारी आज की कक्षा सबसे पहले इसी से संबंधित है और इसी को हम पूरा करेंगे। छुट्टी देने से पहले हम लोग इसी बिंदु पे थे, और याद होगा तो हम लोग उसी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है कि विगत 8-9 दिनों में आप लोग भूल चुके होंगे कि हम लोग कहाँ पे थे और कहाँ से चले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये सृष्टि, मुझे लगता है कि ये दिवाली से 10 दिन पहले से गायब थे। ठीक है कि नहीं? ये सब जीव जगत ऐसे हैं जो सभी दिन नजर आ रहे थे। ठीक है कि नहीं? लेकिन कई जीव जगत इसमें हमें दिखाई नहीं दिए, आज बहुत दिनों के बाद प्रकट हुए हैं। तो शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले लिखेंगे, ऐसे लिखो, जैव जगत को, जैव जगत को, जैव जगत को या जंतु जगत को, जंतु जगत को दो आधार पर, दो आधार पर
विभाजित किया जाता है, किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, पहला इनवर्टेब्रेट या अकेशरुकु, अपृष्ठरज्जु, हिंदी इसकी कठिन है, ठीक है। इनवर्टेब्रेट या नन कॉर्डेटा, ये भी लिख सकते हैं, इनवर्टेब्रेट या नन कॉर्डेटा, और यह है कॉर्डेटा। अब इसमें क्या क्या जानना है, उसी बातों की जानकारी देंगे। ठीक है, इनवर्टेब्रेट या नन कॉर्डेटा वो और आसान है, और दूसरा है वर्टेब्रेट या कॉर्डेटा। आप में वर्टेब्रल कॉलम है तब ना आप उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं। वर्टेब्रल कॉलम नहीं होता तो आप खड़े रहते, तो खड़े ही रहते, स्वाभाविक है। तो मूल में आ जाइए हम लोग इसी आधार पे। ठीक है, और ये एक ऐसा वर्गीकरण है जिसमें सारे जीव जंतु मोटे तौर पे आ जाते, इसमें सब आ जाए। पहले हम लोग इन्वर्टेब्रेट पढ़ ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लिखिए, नॉन कॉर्डेटा या इन्वर्टेब्रेट के निम्नलिखित उदाहरण। नॉन कॉर्डेटा या नॉन कॉर्डेटा या इन्वर्टेब्रेट के निम्नलिखित उदाहरण, निम्नलिखित उदाहरण, निम्नलिखित उदाहरण है, निम्नलिखित उदाहरण है। पहला प्रोटोजुआ, पहला है प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ, पहला है प्रोटोजुआ। अब प्रोटोजुआ में क्या पढ़ेंगे? प्रोटोजुआ में, प्रोटोजुआ ऑलरेडी पढ़े भी हम, एक दो विशेषता है। तो पहली विशेषता क्या है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स एक कोशीय और इरेगुलर शेप होता है। और अमर है, और पहला जलीय जीव है। ब्रह्मांड का पहला जलीय जीव कौन है? प्रोटोजुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल याद रखिए, अनियमित आकार का क्या मतलब हुआ? जैसे भी कर दिए ऐसे, ये भी आपका क्या है? यह अमीबा। ठीक है, या जैसे भी कर दिए अनियमित, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? अमीबा। और यही पूछेगा, अमीबा निम्नलिखित में से किस फाइलम से संबंधित है? ए प्रोटोजुआ, दो पोडीफेरा सिलेंट्रेटा, और मोलस्का। क्या मारते? याद रहेगा तो प्रोटोजुआ, नहीं याद रहेगा तो जो मन में आता है मारते ही। तो याद रखना है अमीबा को। ऐसे भी दे सकता है कि ऐसा फाइलम जिसका शेप, जिसका आकार अनियमित, एक कोशीय हो। ठीक है कि नहीं? अमर, पहला जलीय जीव। उपयुक्त तथ्य किस फाइलम की ओर इशारा करता है? ए पोडीफेरा, दो प्रोटोजुआ, तीन आर्थ्रोपोडा, चार प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्या मारिएगा? प्रोटोजुआ। इसको आप याद करके रख सकते हैं, इस तरह से भी आप याद करके रख सकते हैं। ठीक है कि नहीं? किसी भी तरह से, जैसे एक बार क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन बैंक भी लेकर मैं आया हूं, जिसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जीव है जिसके पास ब्लड नहीं, सांसें लेता है। ठीक है कि नहीं? ब्लड नहीं है, सांसें लेता है। तिलचट्टा, मछली, हाइड्रा, केचुआ, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। ठीक है कि नहीं? ये कुछ बताएगी, बताओगी?
हाइड्रा होता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है कि नहीं। हाइड्रा क्या है? सिलेंट्रेटा है। और सिलेंट्रेटा क्या, हाइड्रा एक ऐसा जंतु है जिसके पास ब्लड नहीं है लेकिन सांसें लेते हैं। हम लोग का ब्लड सिस्टम यदि डिफ्यूज कर जाता है तो सांसें लेना दुर्लभ हो जाता है, ठीक है कि नहीं। और उसी रक्त के शुद्धिकरण के लिए क्या किया जाता है? डायलिसिस। जी, रक्त के शुद्धिकरण के लिए डायलिसिस की जाती है, जिसका सीधा संबंध किससे? किडनी से है। हम लोग जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं उतना हमारा स्वास्थ्य, हमारा लंग्स जो है उतना मजबूत रहता है। नहीं, नहीं तो फिर क्या होता है, बाहर से ऑक्सीजन देना पड़ता है, ऑक्सीजन फेल कर जाता है तो वेंटिलेटर देना पड़ता है, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए लंग्स की ताकत ही आपकी जीवन है। हालांकि कहा जाता है कि हृदय विश्राम नहीं करता है, क्योंकि हृदय का विश्राम जीवन का विश्राम है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जो अभी हमने कहा, इसको लिख लीजिए पहले, इसको लिख लिए, लिख लिए। पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 मतलब फाइलम नंबर 2, पोडीफेरा। पोडीफेरा, पोडीफेरा, पोडीफेरा। पोडीफेरा में क्या है? तो लिखिए पहला, पोडीफेरा में स्पंज, स्पंज होता है। पहला विशेषता जैसे लिखे उसी तरह से लिखिए, स्पंज होता है। छिद्र होते हैं, छिद्र होते हैं। स्पंज होता है, पोडीफेरा। पोडीफेरा में क्या लिखे? छिद्र होता है। पहले तो यही लिख दो, छिद्र होता है। और छिद्र को क्या कहते हैं? इस छिद्र को कहते हैं ओस्टिया। छिद्र होता है। जितने भी पोडीफेरा आप देखेंगे उसमें क्या होता है? और स्पंज होता है। स्पंज में, शरीर में स्पंज देखते हो ना, स्पंज में अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं। स्पंज और छिद्र, और उस छिद्र को क्या कहते हैं? ओस्टिया। अंडरलाइन कर लो, उस छिद्र को ओस्टिया कहा जाता है। चल नहीं सकते, ये चल नहीं सकते हैं, एक ही जगह रहता है। ये चल नहीं सकते हैं, एक ही जगह होता है, ठीक है, एक ही जगह होता है। अब इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है साइकॉन। तो लिखेंगे उदाहरण में साइकॉन, साइकॉन, साइकॉन या क्यू एस्पंजिया, क्यू एस्पंजिया, क्यू एस्पंजिया, क्यू एस्पंजिया। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट। कौन कौन से? क्यू एस्पंजिया और साइकॉन। क्यू एस्पंजिया को हम लोग बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं, बाथ स्पॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है। स्नान स्पॉन्ज, लिख दीजिए, स्नान स्पॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है। और साइकॉन तो है ही। एक और लिख दो एग्जाम्पल में, यू प्लैक्टेला, यू प्लैक्टेला, यू प्लैक टेला, यू प्लैक्टेला। यू प्लैक्टेला, ठीक है। अब ये यू प्लैक्टेला को हम लोग क्या कहते हैं? वेनस फ्लावर। तो वहां लिख देंगे नोन एज, नोन एज वेनस फ्लावर, वेनस फ्लावर, वेनस फ्लावर।
हाँ, हम लोग थे वेनस फ्लावर। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, साइकॉन और यूएस्पॉन्जिया। साइकॉन किसका उदाहरण है, पोडीफेरा का। साइकॉन किसका उदाहरण है, अमीबा। अमीबा 4 जंतु दे देगा इधर और 4 फाइलम दे देगा इधर। तो याद रहेगा स्पॉन्ज या यू स्पॉन्ज या साइकॉन। पोडीफेरा का है, नहीं तो क्या मारिएगा, सिलिंट्रेटा। याद नहीं रखिएगा, हो सकता है प्रोटोजुआ। सुने तो रहिएगा, लगता है कि हाँ सब सुना हुआ तो है। तो सर्टेन जंतु को, हालांकि उसमें हजारों जंतु, एक फाइलम में हजारों लाखों जंतु होता, लेकिन उसी 2-3 जंतु को बताया गया है जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। इसीलिए उसको तो कम से कम याद करके रखिए कि यू स्पंजिया, साइकॉन, नहीं यू प्लेक्सला। तुमको नींद आ रही है, दिन पे आया है, 9:30 आया है, तब भी सो रहा है। ठीक है, सो रहा था, ऐसे मार दिया था। हम कहे हैं तो कहता है ना, ठीक है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये तीनों एग्जाम्पल को याद करके रख लीजिए। पोडीफेरा का क्या क्या उदाहरण है, एक बार फिर से बोल दीजिए आप लोग। दूसरा, तीसरा हो गया। चलिए, इसमें बाथ स्पंज कौन है, बाथ स्पंज कौन है, अब लिख देंगे सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, 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 नाम ही है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा। ओके, अंत में डॉक्टर कट मार दो, जैसे हम लिखे हैं ना सिलेंट्रेटा, वैसे ही मार दो। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं मार देना, जैसे हिंदी में ऐसा नहीं कि सी, हिंदी में ऐसा देखे हो कहीं चलते हुए, अंग्रेजी में ऐसा चलता है, पता नहीं चलता ई है कहाँ, ए है कहाँ, ओ है कहाँ। ठीक है, सिलेंट्रेटा, हालांकि यही ध्यान रखना है कि सिलेंट्रेटा में सी ओ ई होता है। ठीक है, सी ई नहीं होता है, सी आई नहीं होता है, वही स्पेलिंग को ध्यान में रखना है। इसके बाद तो मारो तो लेंट्रेटा, LENTRATA। ठीक है, सिलेंट्रेटा में सबसे पहला चीज क्या है, ताजे पानी का है। ये ताजे पानी में रहता है, ये ताजे पानी में रहता है। एक, इसमें पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम तंत्र नहीं पाया जाता है। ये अपना शिकार जो है टेंटिकल से करता है, टेंटिकल्स। क्योंकि हाइड्रा देखे होगे कैसा होता है, ऐसा होता है हाइड्रा, नहीं। तो ये क्या है उसका, ये टेंटिकल से, और उसी टेंटिकल से वो शिकार करता है, उसी टेंटिकल से क्या करता है, शिकार करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, हाइड्रा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हाइड्रा, बहुत कॉमन उदाहरण है हाइड्रा। ठीक है, क्या देख रही हो जी, पहले मैसेज पढ़ लो। ठीक है, हाँ तो पहले कर लो फोन, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। क्या है, सब तो आता ही रहेगा। हाँ, क्या जी, सब तो आता ही रहेगा, जब तक जवानी रहेगी नहीं तब तक आता रहेगा। बुढ़ापा आ जाएगा तो कोई करेगा फोन, तू अब बूढ़ा भऽ गेल, अब की ओकरा, अब समाज के लिए कोनो उपयोगी नहीं है। अब समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हाँ। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, हाइड्रा, हाइड्रा में, हाइड्रा में सिलेंट्रेटा। पहले ये तीनों लिखो, पहले ये तीनों लिख लीजिए। तीनों लिख लिए, चलिए अब इसका उदाहरण लिखिए। हाइड्रा, ब्रैकेट में लिखो हाइड्रा में,
ब्लड नहीं लेकिन सांस लेता है, ब्लड नहीं लेकिन सांस लेता है, ब्लड नहीं लेकिन सांस लेता है, सांस लेता है, ब्लड नहीं लेकिन सांस लेता है। कौन? एक और पढ़ाए थे, ऑलरेडी पढ़ते भी हो, कोरल रीफ, जिसको हम लोग मूंगा कहते हैं। हमारा कोरल रीफ का बना हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश भी, जिसका नाम है लक्षद्वीप। और ये मूंगा जो है रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम कार्बोनेट, बायोलॉजिकल दृष्टि से क्या है? सिलेंट्रेटा। बायोलॉजी वाला कहता है मेरा है, केमिस्ट्री वाला कहता है मेरा है, और ज्योग्राफी वाला कहता है मेरा है। ठीक है, तो हम किसके हैं सनम, ये पता ही नहीं है इसको। ठीक है, ये बेचारा इस पर तीनों क्या करता है? अपना दावा प्रस्तुत करता है। केमिस्ट्री वाला क्या कहेगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट। बायोलॉजी वाला कहेगा जीव है, समुद्री जीव है, जिसका नाम है कोरल रीफ। अब बायोलॉजी कहेगा हाँ रहता है मेरे ब्रह्मांड में ना, समुद्र में, मेरे इकोसिस्टम में रहता है। तो सबका अपना अपना दावा है, उससे क्या लेना देना है? आपको तीनों लेना देना है। कैल्शियम कार्बोनेट भी ये भी पूछता है कि मूंगा की प्रकृति होती है, कैल्शियम कार्बोनेट पे टिक लगाओगे। आपसे ज्योग्राफी वाला में पूछेगा, ज्योग्राफी पूछना चाहेगा तो कहेगा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो मूंगा की चट्टान का बना हुआ है? लक्षद्वीप। और सबसे बड़ा कोरल रीफ कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ है, जो पूर्वी तट ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड, जिसकी पूरी आबादी ही 2.25 करोड़ है। ठीक है कि नहीं? और हमारी आबादी 140 करोड़, लेकिन हमसे क्षेत्रफल में बड़ा है, हमसे क्षेत्रफल में बड़ा है। ठीक है, मूल बिंदु वहां भी छठ होता है, मेलबोर्न में भी छठ होता है। ठीक है, मूल बिंदु पे आ जाइए। हाँ, सारा विश्व जहां जहां बिहारी है या झारखंड के लोग हैं, ठीक है, या पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वहां देखते हो बॉम्बे में तो लगता है कि पूरा बॉम्बे महाराष्ट्र ही छठ मना रहा है। उतना तो गणपति बप्पा मोरिया में भी लोग नहीं जुटते हैं जितना खेसारी लाल की प्रोग्राम में। कल जो है सो परसों, कल नहीं परसों नहीं, जो भी था 7 तारीख को लाखों लोग जुटे हुए थे। ठीक है, वहां पे लोग जाते हैं सुबह में, आप अगले दिन सुबह में आते, वहीं पे रहता है, उसका एक अलग आनंद है। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि कोरल रीफ मूंगा, ठीक है, कोरल रीफ मूंगा, लेकिन ये जितनी बात बताया वो सब आपकी परीक्षा के लिए क्या था? महत्वपूर्ण था, तो उसको लिखिएगा। दूसरा उदाहरण, मूंगा। मूंगा ये जैविक मूल है। मूंगा ब्रैकेट में लिख दो कि जैविक मूल है, जैविक मूल या उष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय महासागर में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय महासागर में पाई जाती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय महासागर में पाई जाती है। तो मूंगा क्या है बायोलॉजी में? बायोलॉजी वाला क्या कहता है? जीव है। किसमें जीव है? सिलेंट्रेटा में। ये किसमें जीव है? सिलेंट्रेटा में। ठीक है, तीसरा है जेली फिश। तीसरा उदाहरण क्या है? जलेबी फिश नहीं, जेली फिश, जेली। ठीक है, जेली फिश। तीसरा उदाहरण है जेली फिश, तीसरा उदाहरण है जेली फिश, उसको याद रखिए। ठीक है, हाइड्रा, कोरल रीफ और जेली फिश, ये तीनों किसका उदाहरण है? ये तीनों किसका उदाहरण है? सिलेंट्रेटा का। टिक लगा दीजिए। क्या क्या पढ़ लिए? सबसे पहले क्या पढ़े? सबसे पहले पढ़ लिए प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ का उदाहरण अमीबा। प्रोटोजुआ का उदाहरण दूसरा। प्रोटोजुआ का फीचर क्या है? एक कोषीय जीव।
एक कोशीय जीव है, अमर है, अनियमित आकार है। दूसरा पोरीफेरा पढ़े। पोरीफेरा में जानने योग्य बातें, ओस्टिया है, स्पंज है, स्पंज में अनेक छिद्र, छिद्र को क्या कहते हैं, ओस्टिया कहते हैं। उसका उदाहरण क्या है, स्पंज है, उसका साइकॉन है, यू स्पंजिया है, यू प्लेक्सेला है। ठीक है कि नहीं। इसी कड़ी में पढ़ेगा सिलेंट्रेटा पढ़े। सिलेंट्रेटा में क्या पढ़े कि कोई पाचन तंत्र नहीं, कोई रुधिर तंत्र नहीं, नो सर्कुलेटरी सिस्टम, नो डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें एक टेंटिकल होता है जो शिकार पकड़ता है। ठीक है, वो एक टेंटिकल के माध्यम से शिकार पकड़ता है। इसके अलावा सिलेंट्रेटा का उदाहरण सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रा। इसके बाद जेलीफिश, मूंगा, कोरल, और सब बात बताएं। कोरल के ऊपर जो डिबेट है वो भी बताएं। सभी विषय अपना अपना कहता है कि मेरा ही है, लेकिन वो बेचारा क्या करेगा। वो तीनों आपको तीनों याद करके रखना है कि बायोलॉजी में पूछा तो सिलेंट्रेटा, केमिस्ट्री में पूछा तो कैल्शियम कार्बोनेट चट्टान है, वहां कहेंगे मूंगे की चट्टान है। ज्योग्राफी में पूछा तो कहेंगे चट्टान है, पृथ्वी पर है, उष्णकटिबंधीय महासागर में है तो वो उससे जुड़ा हुआ है। एनवायरमेंट में पूछेगा तो ग्लोबल वार्मिंग कोरल रीफ को क्या कर रहा है, इंपैक्ट डाल रहा है, क्योंकि उसके उन्नत होने की आदर्श दशा है वो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस में क्या हो, पनपता है। लेकिन बदलते ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव देखो, पहली बार अभी कोई स्वेटर पहन के नहीं आया। और हमें याद है कि आज से 15 साल पहले दुर्गा पूजा के बाद ही एक छात्र था, क्या नाम था, मनोरंजन, देखो अभी तक मुझे इसका नाम याद है। वो जो है सो स्वेटर उटर पहन के दुर्गा पूजा के बाद ही आ गया था। ये कहानी है, अब तो कहेंगे कहानी ही है, 17 साल पुरानी। 17 साल बाद, छठ के बाद आज भी हम लोग टी शर्ट जींस पहनते, ठीक है कि नहीं। तो ये स्थिति, ये ग्लोबल वार्मिंग ही तो है। नहीं तो ऐसी कल्पना नहीं कि पहले लोग छठ वठ क्या, छठ में तो बजाता मफलर उफलर बांध करके। ठीक है, हमारे एक मित्र हैं, वो अभी कल मिले और उनको मैंने देखा स्वेटर उटर पहने हुए, मफलर उफलर टोपी लगाए हुए। हम कहे कि क्या, तो कहे कि वर्षों से हम सब, चूंकि वो अब एजेड हो गए हैं, रिटायरमेंट के कगार पे, तो कहे हम लोग वर्षों से, मतलब दिवाली के बाद निकाल लेते हैं साफ सुथरा करके, और छठ में पहनते हैं तो वही आदत आज तक है। तो गर्मी नहीं लगे, एसी में बैसे तो की गर्मी लगे, मैंने आदत है कि छठ के बाद अब वो अपना मुद्रा में आ गए। ठीक है, लेकिन अभी भी वो स्थिति स्वेटर की तो नहीं है, हो सकता है कुछ मोटे कपड़े की है, लेकिन स्वेटर की तो स्थिति नहीं है, ऊपर से मफलर टोपी की। अभी जब ये हाल होगा तो जब कभी तो पड़ेगा ही, 15 दिन भी पड़ेगा, पड़ेगा तो जरूर, ठीक है कि नहीं। तो उस समय उनकी क्या स्थिति होगी समझा जा सकता है। तो लिखो सिलेंट्रेटा, खत्म। सिलेंट्रेटा क्या दिखे, प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस कैसा होता है, उभयलिंगी होता है, इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन होता है। लिखेंगे उभयलिंगी है, चपटा है, चपटा है, उभयलिंगी है, उभयलिंगी है, चपटा, उभयलिंगी। और एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है, उसका नाम है प्लेन सेल, प्लेन सेल। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का क्या नाम है, प्लेन सेल। ठीक है, किसका, चलिए अब इसका उदाहरण लिखे, पहले वो लिख लो, तीनों विशेषता पहले लिख लो, तीनों विशेषता पहले लिख लीजिए। इसका दो उदाहरण है, सबसे इंपॉर्टेंट। एक उदाहरण है क्या, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम।
अब दूसरा है लीवर फ्लूक। ठीक है, तो दो उदाहरण लिख लो। टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम और लीवर फ्लूक। टीनिया सोलियम और लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक, ठीक है। उसमें इसी से पूछते हैं, मेडिकल का तैयारी भी की हुई है, कर भी रही हो क्या? कौन सा, अच्छा अभी तक जितना हम जीव जंतु पढ़ाए हैं उसमें से कौन सा जीव जंतु भेड़ के बाइल डक्ट में रहता है? कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछे वही बोलेंगे। भेड़ के बाइल डक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा जंतु रहता है? हाँ, वेरी गुड, तो आता है पहले तो लिखेंगे नोट। पंडित जी आपकी तरफ थोड़ी है, एक कक्षा किया दूसरी कक्षा में बाहर देख रहा है कि सर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। हम अब टोकते भी हैं, नहीं पढ़ोगे अपने समझोगे। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले कहें, इसी पृथ्वी पे स्वर्ग है, इसी पृथ्वी पे नरक है। ठीक है, अपने ठोकर खाओगे समझ में आ जाएगी बातें। ठीक है, बैठे हुए हो तो कितनी बात सीख लिए, नहीं बैठे रहते सोचोगे अच्छा किसी से कॉपी ले लेंगे, तो कॉपी से थोड़ी सीखता है, बातचीत है ना। कक्षा क्या होती है? बातचीत होती है। और जितना आप इंटरेक्शन कीजिएगा, जैसे वो थी तो उससे पूछे तो आप भी सीख लिए। लीवर फ्लूक भेड़ के बाइल डक्ट में होता है, लीवर फ्लूक भेड़ के बाइल डक्ट में होता है, तो लिख देंगे नोट, लीवर फ्लूक भेड़ के बाइल डक्ट में पाया जाता है, बाइल डक्ट में पाया जाता है। नोट, प्लेटीहेलमिन्थेस परजीवी होते, परजीवी होते। बेटा, अब बेटा महेश, महेश जी आएंगे, अब मैं कह देता हूँ, कह देता। जी हाँ गए, और तो ले लीजिए, ऊपर जो चाबी है, क्या कर रहे हैं? अब बेटा आ गए हैं, अभी लेने पड़ा, क्या बोलते हैं? कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे, तो थे। हाँ, और लिवर फ्लू किस में पाया जाता है? भेड़ के बाइल डक्ट में पाया जाता है, पित्त वाहिनी में पाया जाता है। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन भेड़ के पित्त वाहिनी में या बाइल डक्ट में पाया जाता है? ए टीनिया सोलियम, दो लीवर फ्लूक, तीन जेली फिश, चार कोरल लीफ। क्या मारिएगा? याद रहेगा तो लीवर फ्लूक, और नहीं याद रहेगा तो आप कहिएगा कि सर याद करना बड़ा कठिन है। अरे जो याद कर लेगा वही ना पास करेगा। तो सीधी सी बात है, जो इसको स्मरण करके 6 महीना साल भर रख लेगा, परीक्षा में पूछ देगा तो बल्ले बल्ले रहेगा। आगे लिखिए। नेक्स्ट, पांचवा है स्केल हेलमेंथिस। स्केल हेलमेंथिस हटा देना,
स्केल, हेलमिंथिस, हेलमिंथिस, स्केल, हेलमिंथिस, हेलमिंथिस। यह लिखेंगे, यह अंतःजीवी है, अंतःपरजीवी है, यह अंतःपरजीवी है और गोल कृमि, और गोल कृमि है, गोलाकार होता है, राउंड वर्म है। कैसा होता है ये? गोलाकार, राउंड वर्म। ये चपटा नहीं है, ये गोल कृमि है। इसका उदाहरण भी बताए थे। उदाहरण लिखिए। अच्छा, एक लाइन और लिख देना। इसमें उत्सर्जन रेनेट सेल से होती, इसमें उत्सर्जन रेनेट कोशिका से होती है, रेनेट कोशिका से होती है, रेनेट कोशिका से होती है। इसमें उत्सर्जन रेनेट सेल से होती है। ठीक है, रेनेट सेल से होती है। उदाहरण, एस्केरियस, एस्केरियस, अब बुचेरिया, बुचेरिया, एस्केरियस और बुचेरिया, एस्केरियस और बुचेरिया, एस्केरियस और बुचेरिया, एस्केरियस और बुचेरिया। तो इसका उदाहरण सबसे पहला क्या है? इसमें राउंड वर्म है। ये कैसा है? और अंतःपरजीवी है। और तीसरा क्या बताए थे? रेनेट सेल है। रेनेट सेल किसके लिए है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए। इसका उदाहरण क्या है? बुचेरिया, बुचेरिया बोनोकॉफ्टाई उसका पूरा नाम है, लेकिन आप बुचेरिया भी याद करके रख लीजिए तो भी काफी है। और एस्केरिस, ये दोनों किसका उदाहरण है? एस्केल हेलमिंथिस का। तो पहले बतिया लो जा करके, तब मन निश्चिंत रहेगा। नहीं समझे? हम समझ रहे हैं, ठीक है? नहीं तो तुम हमेशा उसमें रहोगे, उधर बुन में। ठीक है, या मैसेज कर दो कि हम अभी क्लास में हैं, नहीं बाद में बात करते हैं, क्या दिक्कत है? हमको उधर देखती हो, उधर से खुद से देख लेती हो। मास्टर से या माँ बाप से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या लिखे? ये क्या है? बुचेरिया, एस्केरिस, बुचेरिया और एस्केरिस। तो याद रखिए, बुचेरिया और एस्केरिस, ये दोनों को ध्यान में करके रखना। किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? एस्केल हेलमिंथिस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इसका रेने, इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? फ्लेम सेल किसका है? अभी पढ़े थे ना, फ्लेम सेल किसका है? अब भेड़ की पित्त वाहिनी में क्या रहता है? लीवर फ्लूक रहता है। कौन सा ऐसा जंतु है जिसमें ब्लड नहीं है? वाह, तो मेरे क्वेश्चन से पहले ही तुम लोग आंसर दे दिए, रट लिए तो ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसका लिखो एनिलिडा, एनिलिडा, एनिलिडा। अभी खत्म। एनिलिडा, एनिलिडा। देखो, गोल कृमि पढ़े, चपटा कृमि पढ़े, आई बेलनाकार कृमि है। बेलनाकार मतलब बेलना के आकार का। बेलना कैसा होता है? सही टाइप का होता है ना। तो ये बेलनाकार कृमि, बेलनाकार कृमि के उदाहरण कौन कौन? लिख देंगे, बेलनाकार कृमि के उदाहरण है। एवं इसका, इसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुल जाता है।
हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुल जाता है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुल जाता है, इसका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुल जाता है, त्वचा से श्वसन होता है। श्वसन किससे होती है? त्वचा से होती है। श्वसन किससे होती है? त्वचा से होती है। यह खंडित कृमि भी है, यह खंडित कृमि भी है, बांटा हुआ है, यह खंडित कृमि भी है, यह खंडित कृमि भी है, यह खंडित कृमि भी है। चलिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ये एनिलिडा का सबसे अच्छा उदाहरण है केचुआ, जोक। अभी जोक से भेंट भी हुआ होगा, घाट पे गए होंगे तो जोक से मुलाकात हुई होगी, नहीं हुई तो अच्छा बात है, बच गया। अब तो घड़ियाल से मुलाकात होती है। देखिए, अभी दरभंगा में नेशनल न्यूज बना हुआ था कि नदी में जो है सो मगरमच्छ देखा गया, ठीक है कि नहीं? कहाँ से कौन देखा, कैसे देखा, पूरा शासन जो है सतर्क था कि किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हो, मूल बिंदु पे आ जाइए, ठीक है। हालांकि मगरमच्छ उस जगह पे होता है जहाँ सैलिनिटी ज्यादा होती है, ठीक है कि नहीं? सॉइल में सैलिनिटी और उससे उसका जो पानी है उसमें उसके रहने की संभावना। कौन सी नदी है जहाँ घड़ियाल संरक्षण केंद्र है? चंबल, चंपारण की चंबल नदी है, ठीक है कि नहीं? याद रखिएगा, मूल बिंदु पे आ जाए। मूल बिंदु है, उदाहरण लिखो, केचुआ, जोंक, केचुआ, जोक, नेरिस, नेरिस, नेरिस। अब तुम्हारी तरह था, तुम्हारा नाम तो रहेगा नहीं इसमें, मोना, सोना, ये सब तो रहेगा नहीं। नहीं, ये तो जंतु का नाम है, तो जंतु का नाम तो इसी टाइप का रहेगा। क्या? बुचेरिया ब्रोनकॉफ्टाई। सर फिर से बोलिए तो सर, फिर से बोला जाए सर, बुचेरिया ब्रोनकॉफ्टाई। सर फिर से बोला जाए सर, समझ ही में नहीं आ रहा है? नहीं, लेकिन याद करके रखना है, बुचेरिया ब्रोनकॉफ्टाई। लेकिन ये तो आसान नाम है, केचुआ, जोक और नेरिस। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, 50 बार, कि कौन सा ऐसा जंतु है जिसका प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन विलय रहता है? कौन सा ऐसा जंतु है जिसका आरबीसी कणिका विहीन होता है? सब में केचुआ ठीक लगा दीजिएगा, ठीक है? नोट में लिखी दो, नोट में लिख दो, केचुआ का केचुआ में आरबीसी का अभाव होता है, केचुआ में आरबीसी का अभाव होता है। लेकिन उसके ब्लड का रंग, लेकिन उसके ब्लड का रंग लाल ही होता है, क्योंकि उसके प्लाज्मा में, क्योंकि उसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन घुले हुए रहते हैं, घुले हुए रहते हैं, ठीक है? क्या रहते हैं? घुले हुए रहते हैं, तो याद करके रखना। चलिए, अब आ जाइए, एनिलिडा हो गया। एनिलिडा क्या आइए, सबसे बड़ा फाइलम कौन है? सबसे बड़ा फाइलम ऑर्थोपोडा। कहीं भी जाओगे तुम, फ्लाइट में भी बैठोगे तो 2 मच्छर तुमको काट लेगा। आजकल तो अक्सर मेंटेनेंस पहले की तरह फ्लाइट वाले का भी नहीं रहता, आता है जाता है, आता है जाता है। मेंटेनेंस के लिए तो उसको 5-6 घंटा का समय चाहिए, सब सफाई के लिए। वैसा होता नहीं है, एक फ्लाइट आया फिर तुरंत वही उड़ गया। मूल बिंदु पे आ जाइए, ठीक है? मूल बिंदु यह है कि हम लोग अब देखेंगे सबसे बड़े फाइलम को, जिसका नाम है ऑर्थोपोडा। जो पानी के जहाज में जाओगे तो वहां भी तुमको दिखाई देगा, धरती पे हो तो दिखाई देगा ही, ठीक है? और सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाले ही प्रश्न है, मकड़ी के विषय में पूछता है, कीट के विषय में पूछता है, मधुमक्खी के विषय में पूछता है, ये सब ऐसे। केचुआ के विषय में पूछता है, केचुआ को ऐसे भी किसानों का मित्र कहते हैं,
केचुआ कल्चर वर्मी कंपोस्ट बनता है, केचुआ से हम पृथ्वी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो केचुआ आजकल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बायो एग्रीकल्चर, जीरो एग्रीकल्चर के युग में इस केचुआ की बड़ी महत्ता हो गई है, ठीक है कि नहीं। तो अभी मैंने कहा कि वर्मी कल्चर होता है, सरकार भी जैविक खेती प्रोत्साहन योजना चलाती है और उसमें केचुआ पालन के लिए ही सरकार अनुदान देती है। तो केचुआ का इतना महत्ता है, खेतों में तो उसकी और भी महत्ता, जब भी खेतों में महत्ता है तभी उसको हम लोग क्या कहते हैं, किसानों का मित्र। निम्नलिखित में से किसानों का मित्र किसे कहते हैं? ए हाइड्रा, 2 अमीबा, 3 केचुआ, 4 जेली फिश। आपको लगा फिश, ये जबकि झूठा फिश है, ये फिश नहीं है, ये झूठा फिश है, याद रखिएगा। 7 झूठा फिश होता है, फॉल्स फिश होते हैं। फिलहाल अभी हम लोग विषय से विषांतर नहीं होंगे, अभी हम लोग जहां पे हैं उसी को देखेंगे। क्या लिखे हैं? ऑर्थोपोडा लिखे। यह सबसे बड़ा फाइलम है, यह सबसे बड़ा फाइलम है ऑर्थोपोडा, यह सबसे बड़ा फाइलम है, यह सबसे बड़ा फाइलम है। और इसकी बाहरी शरीर काइटिन की बनी होती है। यह सबसे बड़ा फाइलम है, इसकी बाहरी शरीर काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, खुला परिसंचरण तंत्र है। तो तीसरा पॉइंट, खुला परिसंचरण तंत्र है, खुला परिसंचरण तंत्र है। ब्रैकेट में लिख दो होमोसिल, जिसे क्या कहते हैं? होमोसिल कहते हैं, होमोसिल कहते हैं, होमोसिल भी लिख भी देते हैं, पहले लिख लो, होमोसिल कहते हैं। इसका उत्सर्जन माल्फिगियन टिब्यूल, इसका उत्सर्जन माल्फिगियन टिब्यूल और ग्रीन ग्लैंड से होता है, ग्रीन ग्लैंड से होता है, ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन हरित ग्लैंड से होता है। जबकि श्वसन ट्रैकियल सिस्टम या बातक यंत्र से होता है, जबकि श्वसन बातक यंत्र, बातक तंत्र, बातक यंत्र नहीं, बातक तंत्र से होता है। ट्रैकियल सिस्टम, उसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम। चलिए, क्या था? ऑर्थोपोडा। पहली बात क्या लिखे? सबसे बड़ा फाइलम, संघ, सबसे बड़ा संघ है ये, फाइलम है। तुम ही लोग बोलो तब ना याद रहेगा। दूसरा, बाहरी कंकाल इसका बना होता है, काइटिन की बनी होती। यह काइटिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है। अर्ज तुक्का, कोई बोल रहा है उधर से कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है कॉफी। इसके अलावा तीसरा, खुला परिसंचरण तंत्र है, खुला परिसंचरण तंत्र है। उसको क्या कहते हैं? होमोसिल। चौथा, चौथा चौथा था माल्फिगियन टिब्यूल और ग्रीन ग्लैंड से उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन किससे होता है? माल्फिगियन, माल्फिगियन टिब्यूल
और ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड से क्या होता है? उत्सर्जन, एकदम रट लेना इसको। और चौथा, पांचवा, श्वसन तंत्र, ट्रैकिया, बातक यंत्र उसको कहते हैं। बातक, बातक मतलब ट्रैकिया। इसका श्वसन होता है, श्वसन किससे? बातक यंत्र से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैकियल सिस्टम का। ठीक है। उदाहरण, कीट, मकड़ी, कीट, मकड़ी, चींटी, दीमक, चींटी, दीमक, मधुमक्खी, 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 मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी। और क्या? चींटी लिख लिए ना, मधुमक्खी लिख लिए ना, मकड़ी लिख लिए ना, हो गया। अब सुन लो, दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। नोट, नोट, इसमें एक हार्मोन निकलता है, कीटों में एक हार्मोन निकलता है, जिसके गंध से सभी कीट आपस में एक दूसरे से आकर्षित होते। हम लोग के यहाँ भी निकलता है, मनुष्य में ही निकलता है। मेल का अलग हार्मोन निकलता है, फीमेल का अलग निकलता है, और तभी दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण भाव बढ़ता है। उसी तरह से कीटों में भी होता है। और कीटों में जो है कौन सा है? फेरोमोन्स। इसलिए पूछता है कि फेरोमोन्स हार्मोन्स किस में निकलता है? कीट में। तो नोट में लिख दो, फेरोमोन्स हार्मोन, फेरोमोन्स हार्मोन कीटों में पाए जाते हैं। और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फेरोमोन्स हार्मोन कीट में एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है। एक क्वेश्चन है कि लाल चींटी, काला चींटी, ये सब तो जानते हैं। व्हाइट चींटी किसको कहते हैं? दीमक को। वेरी गुड। दीमक को लगता है आज ही देख के आया है। सो लिखिएगा, दीमक को व्हाइट चींटी कहते हैं। ठीक कहा है। ये सब तो जनरल परसेप्शन का है ना, कि तुम जैसा देखे, दीमक को देखे तो बताए। दीमक को व्हाइट चींटी कहते हैं। और यह एक सामाजिक कीट है, जो लकड़ी, जो लकड़ी इत्यादि में मौजूद, जो लकड़ी इत्यादि में मौजूद सेलुलोज का पाचन करके, जो लकड़ी इत्यादि में मौजूद सेलुलोज का पाचन करके सेलुलोज का पाचन करके पोषण करती है, पोषण करती है, पोषण करती है। आप लोग की जानकारी में एक और भी बात दे दूं नोट में ही, कि कौन काटती है तो कौन सा एसिड अंतःक्षेपित करती है? चींटी काटती है तो क्या अंतःक्षेपित करती है? फॉर्मिक एसिड अंतःक्षेपित करती है। तो केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है। एक
लोग थे, हाँ हम लोग थे व्हाइट चीटी में थे, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनता है, किस कौन से ऐसे जंतु होते हैं जिसका मस्तिष्क के शरीर से बड़ा हो। चींटी का, चींटी का जो मस्तिष्क है के शरीर से, तो लिख दीजिएगा। चींटी एक ऐसा जंतु है, चींटी एक ऐसा जंतु है जिसका मस्तिष्क, जिसका मस्तिष्क, जिसका मस्तिष्क, का मस्तिष्क, जिसका मस्तिष्क, जिसका मस्तिष्क उसके शरीर से बड़ा हो। हमारे शरीर से बड़ा नहीं। पैसा नहीं कर देना सर, मेरा शरीर तो हाथी की तरह है सर, ठीक है। शरीर से बड़ा होता है, लगभग कहा जाता है कि उसका जितना शरीर है उसका 20% हिस्सा का मस्तिष्क। जैसे हम लोग का जो शरीर है तो उसका 20% तो नहीं ना है, 2-3-4%, ठीक है। 1300, मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 ग्राम, नहीं तो कम होता है, लेकिन चींटी का क्या है, अधिक ही होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से कुछ समुद्री कीट, देखते हो गया कि अंधेरा रूम, प्रकृति से जुड़े हुए, अंधेरा रूम है और अचानक कोई कीट आता है, जगमग करता हो और तुम्हारे रूम को प्रकाशमान कर देता है। कितना रोमांटिसिज्म है इसमें, नहीं। और यदि तुम अकेले कॉफी पी रहे हो टेबल पे बैठ करके, कल्पना करो सामने जो है समुद्र बह रहा, हिलोरे मार रहा, सामने चांद दिखाई दे रहा, तुम्हारा वाला चांद नहीं, मैंने चांद जो ओरिजिनल चांद है, और उसी में वो जो समुद्री कीट है वो जो है सो जगमग जगमग कर, उस घटना को क्या कहते हैं। तो सब तो साहित्य पढ़ा है, वो सब तो ठीक है, लेकिन अपने विषय, अपने तथ्य को भूलना नहीं। वो जो समुद्री कीट अंधेरे में प्रकाश देता है, उस घटना को क्या कहते हैं, इसको कुछ पता होगा तो पहले मैसेज से फुर्सत मिले तब ना, ठीक है। उसका नाम है, बताओगे। ऐसा नहीं कि मैं बता दिया तो बगल वाली को कहोगे कि मैं मेरे को भी तो याद था लेकिन डर से नहीं बता रही थी, कैसे डांटेंगे। अरे डांटेंगे क्या, किसी को डांटते हैं जी हम सब, कभी डांटे हैं, कभी नहीं डांटते, ठीक है कि नहीं। अब ऐसा ही कोई उल्टा पुल्टा काम कर दोगे तब तो इतना तो अधिकार है ही, बोलो। सही बोलेंगे, है नहीं। बायोल्यूमिनेंस वो कहते हैं, बायोल्यूमिनेंस, वेरी गुड, लिखिएगा बायोल्यूमिनेंस, लिखिए बायोल्यूमिनेंस, लिख दे क्या, हद हद। बायो लिखने नहीं आता है कहते हो, लिख दो, लिख दीजिए सर, ल्यूमिनेंस, आसान है। जब समुद्री कीट अंधेरे में, घनघोर अंधेरे में, जब हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा, अभी सब नहीं लिख देना, जब समुद्री कीट घनघोर अंधेरे में प्रकाश देता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, जब समुद्री कीट, जब समुद्री कीट, जब समुद्री कीट घनघोर अंधेरे में, जब आंख को आंख दिखाई नहीं दे रहा, सर आंख तो आंख को नहीं ना देखेगा सर, आंख तो हाथ को देखेगा सर, मतलब प्रकाश देता हो, तो इस घटना को बायोल्यूमिनेंस का, बायोल्यूमिनेंस कहते हैं, ठीक है। अब फिर इसी से पूछते हैं, वो जो कीट है, वो जो प्रकाश उत्पादक अंग उसका है, या उसका एंजाइम कहो या जो सिक्रेशन कहो, उसको क्या कहते हैं, तो फोटोपोर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, फोटो, समुद्री कीट में यदि पूछ दिया कि फोटोपोर
होता है? ए, लिवर फ्लूक में। हाँ, दो, मकड़ी में। तीन, चींटी में। चार, समुद्री कीट में। क्या मारिएगा? आज ना, आज अभी चर्चा हो रही है तो हुल्ले रे करिएगा ही, लेकिन कल्पना कीजिए कि भुला गए तो वहां पे किस पर टिक लगा देंगे? तो लिख दीजिए, ठीक है, लिख दीजिए। ऐसे लिख दो, फोटोपोर, फोटोपोर नामक अंग में, अंग से, फोटोपोर नामक अंग से प्रकाश का उत्सर्जन, प्रकाश का उत्सर्जन होता है। आप लोगों ने गांव घर में देखा होगा जुगनू, जुगनू देखा होगा? नहीं देखा? उसमें एक एंजाइम का सिक्रीशन होता है और जो प्रकाश निकालता है, एंजाइम को क्या कहते हैं? कोई ठीक बोल रहा है, वेरी गुड, ल्यूसीफेरेज। उस एंजाइम का नाम है ल्यूसीफेरेज, तो भी लिख देना नोट। जुगनू भी एक कीट है, जुगनू भी एक कीट है, जुगनू भी एक कीट है। जुगनू भी एक कीट है, जुगनू भी एक कीट है जिसमें ल्यूसीफेरेज नामक एंजाइम के कारण उसमें चमक हो, जिसमें ल्यूसीफेरेज, ल्यूसीफेरेज नामक एंजाइम के कारण उसमें चमक हो। ल्यूसीफेरेज नामक एंजाइम के कारण उसमें चमक होती। क्या होती है? चमक होती। क्या होती है? चमक होती। आज आपकी कक्षा 4:30 से 8 बजे तक चले। ठीक है, क्या लिखे? ल्यूसीफेरेज एंजाइम किसमें होती है? तो जुगनू में प्रकाश क्यों होती है? ल्यूसीफेरेज एंजाइम के कारण। फोटोपोर किसमें पाई जाती है? समुद्री कीट में। और समुद्री कीट में जो प्रकाश देता है उस घटना को क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनेंस। तीन शब्द पढ़ लिए, टिक लगा लीजिए तीनों पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट, एक जंतु होती है जिसके ब्लड का रंग, आपके घरेलू जंतु, हर जगह दिखाई देगी। हाँ, ये समझ गई। लड़कियां उससे बहुत भय खाती है, जैसे सामने शेर आ गया, नाम है उसका कॉकरोच, तिलचट्टा। ओ माय गॉड, ठीक है, ऐसा लगता है कि सामने आ गया तो अब खा ही जाएगा। का क्या नाम है? कॉकरोच। और कॉकरोच जो है उसका ब्लड का रंग कैसा होता है? देखिए, कॉकरोच नोट, कॉकरोच के ब्लड का कलर उजला होता है। कॉकरोच के ब्लड का कलर उजला होता है। उजला होता है। एपीकल्चर जानते होंगे, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी डांस करती है, क्यों करती है? देखो, अरे उसका डांस है, उस डांस की भाषा को पढ़ने वाला वैज्ञानिक था, बायोसाइंटिस्ट, जिसका नाम था कौन? जैसे कोई बोलता है, अच्छा बोलता है, कौन बोलता है? उसका नाम था फिस्क, जो मधुमक्खी की भाषा को पढ़ा, नोबेल पुरस्कार भी विजेता है। नृत्य करता है, नृत्य करता है, वो बताता है अपने साथी को, देखो भोजन की दिशा उधर है,
चलो उधर भोजन कर, ठीक है कि नहीं, चलो उसको। और मधुमक्खी जो एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर इकट्ठे होती है वो उसके गंध से होती है, ठीक है कि नहीं। तो कभी आपसे पूछ दे कि मधुमक्खी एक दूसरे के प्रति की आकर्षण नृत्य के द्वारा नृत्य करके करती है, गंध के द्वारा होता है, या तो भी विकल्प बनाना, क्या मारिएगा, गंध करके। और नृत्य करना का उद्देश्य क्या है, भोजन को खोज कर। तो पढ़ा किसने, किसको, तो लिख देंगे ऐसे, पढ़ो ऐसे लिखो, मधुमक्खी कॉलोनी में रहती है मधुमक्खी, मधुमक्खी कॉलोनी में एक दूसरे को गंध के द्वारा पहचानती है, गंध के द्वारा पहचानती है, गंध के द्वारा पहचानती है, एक दूसरे को गंध के द्वारा पहचानती है, ठीक है। गंध के द्वारा पहचानती है, एक दूसरे को गंध के द्वारा पहचान, एवं मधुमक्खी जो नृत्य करती है, एवं एक हम लोग थे बड़े अच्छे जगह पे, हम लोग थे मधुमक्खी, फिर लिखिए मधुमक्खी जो नृत्य करती है, मधुमक्खी जो नृत्य करती है वो भोजन की खोज के लिए करती है, और इस भाषा को पढ़ने वाले जैव वैज्ञानिक किसको थे? और इस और इस और इस और इस भाषा को पढ़ने वाले वैज्ञानिक किसको थे? ध्यान रखें कि मधुमक्खी 16 मील प्रति घंटा 16 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, 16 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। सोलह मील प्रति घंटा की रफ्तार से क्या करती है, चलती है। फिर लिखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि नक्सलवादी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र जितना भी रेड सॉइल बेल्ट है, लाल मिट्टी का क्षेत्र, पठारी क्षेत्र लाल मिट्टी का क्षेत्र होता है, और रेड सॉइल के क्षेत्र में रेड मूवमेंट है, तब नक्सलाइट मूवमेंट है। अब तो बहुत कमजोर हो गई, जैसे जैसे विकास का प्रकाश पहुंचा तो नक्सलाइट का प्रभाव कम हुआ। और इसी क्रम में
पहले बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए जो पैरामिलिट्री फोर्स होती थी, जिस कीट का इस्तेमाल करता था, उस कीट का नाम था क्या? मधुमक्खी। ये भी लिख दीजिए। मधुमक्खी के द्वारा बारूदी सुरंग का पता लगाया जाता है। मधुमक्खी के द्वारा बारूदी सुरंग का पता लगाया जाता है। ठीक है। यह भी ध्यान रखिएगा। मधुमक्खी के द्वारा बारूदी सुरंग का पता लगाया, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट, ये मच्छर, ये मक्खी, ये खटमल, ये सब कीट है। लेकिन मकड़ी जो है वो कीट में नहीं आता है। और ये भी याद रखिएगा, ऑर्थोपोडा में सामान्य पैर कितना होता है? 3 जोड़ा होता है। ठीक है कि नहीं? लेकिन मधुमक्खी में कितना, मकड़ी में कितना होता है? 8 होता है। तो लिख देंगे मकड़ी में 8 जोड़ा होता है, जबकि कीटों में 3 जोड़ा। मधुमक्खी में 8 जोड़ा नहीं, 4 जोड़ा होता है, जबकि कीटों में 3 जोड़ा पैर होते हैं। यह उसका विशिष्ट गुण है। ये इसका विशिष्ट गुण है। किसका? मकड़ी का। ठीक है। एक बार आईएएस की परीक्षा में पीटी में प्रश्न आया, जो मुझे याद है, कि कौन से ऐसे जंतु हैं, 1998-97 में आया था, कौन से ऐसे जंतु हैं जो सेक्स करने के बाद, कौन से ऐसे जीव हैं जो सेक्स करने के बाद अपने नर साथी को मार देता है? भाई मकड़ी है। मकड़ी का जो मादा होती है वो बड़ी एग्रेसिव होती है, और सेक्स करने के बाद, करवाने के बाद वो अपने नर साथी को, ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी जैसी परीक्षा में, तो लिख देना। मकड़ी एक ऐसा जंतु है, मकड़ी एक ऐसा जंतु है जो मकड़ी एक ऐसा जंतु है जो जो जिसका मादा, जो नहीं, जिसका मादा, जिसका मादा जिसका मादा जिसका मादा अपने नर साथी को सेक्स करने के उपरांत मार देती है। ठीक है। ओके। तो एक ब्लैक पीडो मकड़ी होता है, नर बड़ा तेज होता है, वो निकल जाता है, ठीक है, चंगुल से। ठीक है कि नहीं? तो उसका नाम है ब्लैक पीडो मकड़ी, बच जाता है। हाँ। इसके बाद है, एक और भी इंपॉर्टेंट है कि मकड़ी के द्वारा जो रेशम का उत्पादन होता है, उस रेशम के किस्म को क्या कहते हैं? उस रेशम के किस्म का नाम है गॉसमीर। लिख देंगे, मकड़ी के द्वारा उत्पादित रेशम को मकड़ी के द्वारा उत्पादित रेशम को रेशम को रेशम को रेशम को कॉसमीर कॉसमीर कॉसमीर
कॉस्मिर नाम से जाना जाता है, कॉस्मिर के नाम से जाना जाता है, कॉस्मिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो टिक लगा दीजिए। एक नोट में और लिख देंगे, टिक और माइट, टिक और माइट, टिक और माइट वास्तव में 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 कीट है, मकड़ी बंसी कीट, मकड़ी बंसी कीट है। कौन बंसी कीट है? मकड़ी बंसी कीट। ठीक है, कौन बंसी कीट है? मकड़ी बंसी कीट। ओके, नेक्स्ट। एक और नोट में लिखो, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। केकड़ा, केकड़ा, केकड़ा कीट से अलग होता है, ऑर्थोपोडा का ही है लेकिन कीट से अलग होता है, कीट से अलग होता है। केकड़ा कीट से अलग होता है। ठीक है, बस इतना नोट में है। अब लास्ट में आता है मोलस्का, तो लिखिएगा मोलस्का, मोलस्का। इनवर्टेब्रेट खत्म हो जाएगा तब मोलस्का लिखिए। इसका शरीर अत्यंत कोमल होता है। हम लोग अभी ऑर्थोपोडा में थे, हम लोग अभी कहाँ थे सर? ऑर्थोपोडा में थे। तो लिखेंगे मोलस्का, इसका शरीर अत्यंत कोमल होता है, इसका शरीर अत्यंत कोमल होता है, एवं कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। ठीक है, ये दो विशेषता पे टिक लगा के रखिए। रेस्पिरेशन टीनी टीनी डिया से होता है, रेस्पिरेशन श्वसन टीनी डिया से होता है, टीनी डिया, श्वसन टीनी डिया से होता है। टीनी लिखो ना, टीनी डिया, श्वसन टीनी डिया से होता है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है? घोघा, घोघा, ऑक्टोपस, घोघा या ऑक्टोपस, घोघा या ऑक्टोपस, घोघा या ऑक्टोपस, टिक लगा दीजिए। घोघा या ऑक्टोपस, सबसे इंपॉर्टेंट, घोघा या ऑक्टोपस, टिक लगा दीजिए। इसे ऑक्टोपस को कौन सा क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम डेविल फिश के नाम से ही जाना, लिख देंगे ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है, डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और आज के लास्ट में है क्या? लास्ट में क्या है? लास्ट मतलब इनवर्टेब्रेट के लास्ट में है, उसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। तो लिख दीजिए इकाइनोडर्मेटा, 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 इकाइनोडर्मेटा। कितना फाइलम हो गया टोटल? देखो तो 9 हो गया ना, बहुत है। का एग्जाम्पल लिखो इकाइनो, पहले तो वो लिख लो क्या फीचर है। मस्तिष्क नहीं,
मस्तिष्क नहीं, जल संवहन तंत्र मजबूत, जल संवहन तंत्र मजबूत, जल संवहन तंत्र मजबूत। और इसका एग्जाम्पल है स्टारफिश, इसका एग्जाम्पल है स्टारफिश, इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टारफिश, इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टारफिश। और समुद्री आर्चिन, समुद्री आर्चिन, समुद्री आर्चिन। डेविल फिश की तरह स्टार फिश भी वास्तविक मछली नहीं है। नोट, डेविल फिश की तरह, डेविल फिश की तरह स्टार फिश भी, स्टार फिश भी, स्टार फिश भी वास्तविक मछली नहीं है। ठीक है। मच्छर की दुनिया का एक बात बताए, मच्छर देखी होगी, देखे होंगे आप लोग, खून भी चूसता है। और सबसे रोचक बात है, जो तुम लोग देखे कि नहीं देखे, पहले ये बताओ कि डायना जो होता है उसका डायना, वो नर का ज्यादा बड़ा होता है कि मादा का? खून कौन चूसता है? वेरी गुड, मतलब मच्छर के विषय में अच्छी जानकारी। ये ध्यान रखना, हंसने की बात नहीं है, पूछता है परीक्षा में कि निम्नलिखित में से, हाँ, सत्य पर विचार करें तो मादा मच्छर खून अधिक चूसता है। जी, ऐसा है, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है कि नहीं? और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पुरुष के पास अधिक खून होता है महिला की तुलना। क्यों? रोचक तथ्य, लिखना नहीं है, महाबोध लिख रहा है, ये हंसाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो इसीलिए कम रक्त उसको भगवान दिए हैं कि पुरुष का रक्त को चूस सके, है ना? कहती है जी सर, हट, वो तो उसके प्राकृतिक कारण है। ठीक है। और उस प्राकृतिक कारणों के कारण महिलाओं की जो रक्त की मात्रा होती है वो कम होती है, इसलिए ब्लड जो देना होता है, या ब्लड बैंक में यदि महिला जाएगी ब्लड देने तो कहेगा आपका नहीं लेंगे, आपको तो ऐसे ही कम है, पुरुष का ही लेता है। के पीछे का लॉजिक यही है कि महिलाओं की रक्तस्राव भी होती है, मासिक धर्म जिसको कहते हैं, और ऐसे भी इन सब कारणों से भी और अन्य कारण से भी महिलाओं में रक्त की मात्रा कम होती है, पुरुषों में अधिक। तो ये रोचक तथ्य थे। मादा मच्छर जो चूसता है रक्त को, चूसती है रक्त को, क्यों चूसती है? उसका डैना बड़ा होता है। मच्छर के काटने से ही डेंगू जैसे बीमारी, और जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। तो हम लोग अभी 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, और इनवर्टेब्रेट को पूरा देख लिए ना, जिसको बाहर नहीं जाना है तो एक बार देख लेगा घर पे यहीं पर। ये पूरा हो गया ना? प्रोटोजोआ से गए थे ना इकाइनोडर्मेटा। अब हम लोग इस पार्ट को देखेंगे, कॉर्डेटा को। ठीक है। अभी हॉच पॉच नहीं हो चुकी, उसका भी अलग क्लास है, और उसका उस फाइलम का क्लास के आधार पे विवरणी होती है। इसलिए थोड़ा सा इसको 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, थोड़ा सा देख लो। ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, फिर हम इसको आज पूरा करेंगे इसको। और काफी बड़ा भाग भी है, वो भी तुमको समझ में आ रहा है, बड़े आराम से बताए हैं। कुछ याद भी हो गया होगा, कुछ भी नहीं याद हुआ? 25% याद हुआ ना जी? अरे बहुत है, बल्ले बल्ले है। घर पे जाके कर लेना, 25 हो जाएगा। फिर कल सुबह में आते समय कर लेना 75, फिर बराबर रिवाइज करते होगे तो 100। ठीक है, चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, टेक केयर।